तो हेलो दोस्तों, कैसे आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे 12 हिंदी का है जो 20 आपको लिए 2 नंबर का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलता रहेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लाइव क्लास आपको मिलता रहेगा। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने कहा था कहानी का मूल भाव क्या है। उसने कहा था जो कहानी है उसका मूल भाव क्या है, इसके बारे में हमें 2 नंबर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको ये हम फर्स्ट नंबर में रखा हूँ। तो उसने कहा था कहानी का मूल भाव क्या है, इसको हमें आप लेख करना है। तो 2 नंबर में आप तो देखो यहाँ पे है जो 2 नंबर का सवाल कहता है उसने कहा था कहानी का मूल भाव क्या था। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कहानी का मूल भाव निस्वार्थ प्रेम और त्याग है। क्या है? उसने कहा था कहानी है जो निस्वार्थ प्रेम है और त्याग है। लेखक ने क्या कहा है? लेखक है जो लहना सिंह के माध्यम से प्रेम में बलिदान के भाव को उजागर करता है। क्या उजागर करता है? इस तरह से आप लिख सकते हो अपनी कहानी बनाकर। उसने कहा था एक निस्वार्थ प्रेम और त्याग की कहानी है, जिसमें लेखक ने लहना सिंह के माध्यम से प्रेम से बलिदान की भावना को उजागर किया है। तो इस तरह से तुम इसका आंसर एग्जाम हॉल में लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल को कैसे हल करना है। बातचीत निबंध का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो बातचीत निबंध का उद्देश्य एक समाज सार्थक संवाद है। क्या? समाज सार्थक संवाद और विचार विनिमय के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्यों? तो ये हमारा बातचीत क्या होता है। तो ये एक आप इस तरह से लिख सकते हो, बातचीत निबंध का उद्देश्य समाज में सार्थक संवाद और विचार विनिमय का महत्व बताता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखो, संपूर्ण क्रांति में से लेखक का क्या आशय है। संपूर्ण क्रांति में जो लेखक है का आशय एक ही है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन से। क्या है? संपूर्ण क्रांति में आप लिख सकते हो लेखक का क्या आशय है, तो लिख सकते हो इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन के है। यही 3 है जो इसमें दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति में। चलो यहाँ पे देखो चौथा कहता है हमारा अर्धनारीश्वर शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करे। यहाँ पे बताया गया जा रहा है अर्धनारीश्वर है जो शीर्षक है कि सार्थकता क्या स्पष्ट करे। सार्थकता हमें स्पष्ट करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो अर्धनारीश्वर नर और नारी की समानता तथा उसके प्रमस्त पूरक के बारे में बताया गया है, संबंध को दर्शाता है। क्या? अर्धनारीश्वर है जो नर और नारी के समानता तथा उसके प्रस्तावना को पूरक के संबंध को दर्शाता है। इस तरह से आप वहाँ एग्जाम हॉल में लिख सकते हो। यहाँ पे 5 नंबर देख लो। यहाँ पे 5 नंबर कहता है रोज पाठ में लेखक की मन स्थिति का वर्णन करे। रोज पाठ है जिसमें लेखक के मन स्थिति का वर्णन करना है हमें। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो रोज पाठ में जो लेखक है उनका मनन स्थित है, आत्मचिंतन और वैचारिक संघर्ष से भरी हुई है। क्या? रोज पाठ के लेखक के मन स्थिति का वर्णन इस तरह से है कि आत्मचिंतन और वैचारिक संघर्ष से भरी हुई है। तो इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हो। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम 6ठे नंबर सवाल की ओर। कहता है हमारा सिपाही की माँ नाटक में माँ का चित्रण कैसा होता है। सिपाही की माँ है जो एक नाटक है, सिपाही की माँ एक नाटक है जिसमें माँ का चित्रण कैसा किया गया है। तो इसमें सिपाही की आप लिख सकते हो सिपाही की माँ का चित्रण त्यागे कर्तव्य और देशभक्त है। क्या? त्यागे कर्तव्य और देशभक्त है। वह पुत्र के राष्ट्र के लिए बलिदान करने का तैयार है, बलिदान करने को भी तैयार है। लिख सकते हो इस तरह से आप। उसके बाद 7वां देखो यहाँ पे कहता है कड़वक काव्य की भाषा शैली पर संक्षेप में लिखे। कड़वक काव्य है जिसके भाषा शैली का संक्षेप में आप इस तरह से लिख सकते हो। कड़वक की भाषा अवधि है और शैली सूफी भाव धारा से युक्त है। क्या? यहाँ पे कड़वक काव्य की भाषा शैली का संक्षेप में लिखना है। भाषा की शैली का यानी कि कड़वक की जो भाषा है वो अवधि है, वह शैली कैसी है? सूफी भाव धारा से युक्त होती है। तो इस एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो।
चलो आगे यहाँ पे देखो 8 नंबर सवाल कहता है हमारा सूरदास। अगर आप चाहते हो से मैं इसका आंसर के साथ बताऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इसके आंसर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो यहाँ 8 नंबर देखो, यहाँ पे सूरदास के पदों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूरदास के पद है जिसके 2 मुख्य विशेषता हमें बताना है। तो आप बता सकते हैं सूरदास के पदों में कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस की प्रधानता मिलती है क्या? कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस की प्रधानता मिलती है। सूरदास के पदों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है, वह है क्या? हमारा कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस की प्रधानता। वॉइस को चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 9 नंबर सवाल कहता है तुलसीदास के काव्य की भाषा कौन सी है? लिखिए। तो पूछ रहा है तुलसीदास के काव्य की भाषा। तुलसीदास के काव्य की भाषा हमारा अवधी है। ये इतना ही लिख सकते हो तुम, 2 नंबर मिल जाएगा। तुलसीदास के काव्य की प्रेम भाषा है अवधी। क्या है? तुलसीदास के काव्य की प्रेम भाषा है क्या? अवधी है। इतना ही, यही हमारा क्या आंसर हो गया। आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो 10 नंबर सवाल कहता है छप्पे किस प्रकार की काव्य रचना है? बता सकते हो यहाँ से छप्पे है जो किस प्रकार की काव्य रचना है। आप इस तरह से लिख सकते हो छप्पे है ये एक भक्तिकालीन पद रचना है। क्या? भक्तिकालीन पद रचना है जिसमें भक्ति भाव व्यक्ति किया गया है। क्या? भक्ति भाव व्यक्ति किया गया है। भक्ति काल पूछेगा छप्पे किस प्रकार की काव्य रचना है? तो छप्पे में है जो भक्तिकालीन पद रचना में है जिसमें भक्ति भाव व्यक्त किया गया है। इस तरह से तुम लिख सकते हो। उसके बाद 11 नंबर देखो भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण है जो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो आप इसके ऐसे लिख सकते हैं भूषण है जो वीर रस का प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्या? भूषण है जो प्रमुख रस का, भूषण है जो किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण है जो वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आगे देखो 12 नंबर सवाल कहता है हमारा उषा कविता का भाव सदैव स्पष्ट करे। उषा कविता का भाव हमें सदैव स्पष्ट करके बताना है। तो आप लिख सकते हो उषा कविता में नवजीवन, आशा और जागरण का भाव सदैव व्यक्ति हुआ है। क्या? उषा कविता का भाव सदैव स्पष्ट करे। तो आप लिख सकते हो उषा कविता में नवजीवन यानी कि नवजीवन के बारे में चर्चा किया गया है जिसमें आशा और जागरण के भाव को दर्शाता है। क्या? आशा और जागरण के भाव को व्यक्त करता है या जगाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है हमारा जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? यहाँ पे बताया गया है जन जन का चेहरा एक कविता का, इसका केंद्रीय भाव एक सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है, आम आदमी की पीड़ा को है। क्या? जन जन का चेहरा एक क्या है? एक तो ये एक कविता है जिसके सामाजिक समानता और आम आदमी की पीड़ा है। क्या? आम आदमी की पीड़ा है। चलो आगे देखो यहाँ 14 नंबर सवाल कहता है अधिनायक कविता में कवि किस पर व्यंग करता है? किस पर है जो व्यंग करता है? बताइएगा। अधिनायक कविता है जो हमारा सत्तालूप नेताओं, ये है हमारा क्या? हमारा सत्तालूप नेताओं के लिए है जो झूठा लोकतंत्र पर व्यंग करता है। इस तरह से लिख सकते हो अधिनायक कविता है यह एक सत्तालोपन नेताओं का झूठ लोकतंत्र के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 कहता है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में व्यक्ति भावना लिखित है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में व्यक्त भावना लिखिए। व्यक्त भावना लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो इस कविता में पिता का स्नेह, चिंता और भविष्य की आशा व्यक्त हुई है। क्या? विचार किया गया है। प्यारे नन्हे बेटे कविता में है जो पिता का स्नेह और चिंता और भविष्य का आशा व्यक्त किया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद 16 में आपको कैसे लिखना है हार जीत कविता का संदेश कैसे देना है। हार जीत कविता को आप संदेश देने के लिए क्या कर सकते हैं? हार जीत कविता जीवन में संघर्ष और संतुलन का संदेश देती है। क्या? हार जीत कविता है जो जीवन में संघर्ष और संतुलन का संदेश देती है। ऐसे इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे 17 को कैसे लिखना है। गांव का घर कविता में गांव का चित्रण कैसा हुआ है बताइएगा। 2 लाइन में आपको लिखना है। हाँ, गांव का घर कविता में है जो गांव का चित्रण कैसा किया गया है। तो आप लिख सकते हो कविता में गांव का चित्रण सरल और आत्मीयता भावात्मक रूप से किया गया है। क्या? हमारा कविता में गांव का चित्रण है जो सरल, आत्मीयता जो गांव देहाती भाषा है, भावनात्मक, ऐसे इस तरह से है जो हमारा गांव का घर कविता में चित्रण किया गया है। उसके बाद 18 देखो आपको कैसे बनाना है। निबंध और कहानी में एक लेख
निबंध और कहानी में एक अंतर लिखिए। निबंध और कहानी में एक ही अंतर है। निबंध में विचारों की प्रधानता होती है और कहानी में है कथानक और पात्र प्रमुख होता है। यानी कि देखो यहाँ पे निबंध और कहानी में है जो एक ही आशय है, क्या विचार को प्रधानता करता है। निबंध है जो विचार को व्यक्त करता है, जबकि कहानी है क्या कथा पूरा का पूरा हमारा जो होता है वो सभी व्यक्त कर देता है। इसके हिसाब से लिख सकते हो कथानक और पात्र प्रमुख करता है, मतलब कथा और पात्र को प्रमुख करता है। इस तरह से तुम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद देखो 19 का आपको क्या लिखना है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता के है जो दो विशेषता हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नई कविता है जिसमें यथावाद व्यक्तिगत अनुभव को प्रधानता है। क्या यथावाद और व्यक्तिगत अनुभूति को प्रधानता मिली है इस कविता में। उसके बाद इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। भक्ति काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है इन दो भक्ति, क्या चीज़ से है इन दो भक्ति, ईश्वर से है, सरल बताइएगा। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। और भी मैं आपको 2 नंबर का 5 नंबर का हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।